पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना के चलते हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, साथ ही कोरोना के चलते मरने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है और इसके साथ एक काम भी तेजी से बढ़ रहा है, वो है वैक्सीन बनाने का। जी हां, दुनिया में 5 से 6 ऐसे देश हैं जहां पर वैक्सीन का ट्रायल अब एडवांस स्टेज में पहुंच रहा है। इसमें रूस, अमेरिका, चाइना और उसके साथ भारत और इजराइल भी प्रमुख हैं। भारत में भी इसके क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गए हैं। हमारे साथ अब एक ऐसे शख्स जुड़ रहे हैं जिनके बारे में जानकर आपको गर्व होगा कि ऐसे वक्त में जब सबको कोरोना वायरस की वैक्सीन का इंतजार है, तब इंग्लैंड में भारतीय मूल के एक व्यक्ति ने वैक्सीन के परीक्षण में बड़ा योगदान दिया है। इनका नाम है दीपक पालीवाल, जो हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। दीपक, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए कराए गए ह्यूमन ट्रायल में दीपक पालीवाल शामिल हुए और सबसे अच्छी बात यह कि वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरुआती चरण में सफल रहा है। तो दीपक, तस्वीरों में आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, देश के तमाम लोग जो भी इस वक्त इस प्रसारण को देख रहे हैं वो जान लें कि ये वो भारतीय हैं या वो शख्स हैं जिन्होंने ब्रिटेन में चल रही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की उस रिसर्च में अपना अहम योगदान दिया है जिसके लिए कम ही लोग आगे बढ़ते हैं। और ये योगदान उस वैक्सीन के लिए है जिसके लिए पूरी दुनिया लाभान्वित होती है। बढ़ते कम लोग आगे हैं, लाभ पूरी दुनिया को पहुंचता है। दीपक, आपका एक बार फिर स्वागत है इंडिया न्यूज में। और सबसे पहला सवाल आपसे ये कि जब पूरी दुनिया कोशिश कर रही है कि वो वैक्सीन, वो रामबाण औषधि एक तरीके की सबको मुहैया हो जाए, लेकिन उसके पहले ट्रायल बहुत जरूरी है। किस तरीके से आपका चुनाव किया गया इस ट्रायल में शामिल होने के लिए, और इस ट्रायल में शामिल होने के लिए आप कैसे तैयार हुए? दर्शकों के साथ अपनी कहानी साझा करें। धन्यवाद राजीव, आपने हमें बुलाया बात करने के लिए। सबसे पहले तो यही बात थी कि एक हर तरफ नेगेटिविटी चल रही थी। जब ये स्टडी शुरू हुई तो हमारे को एक दोस्त ने मैसेज भेजा कि आप ऐसा पार्टिसिपेट करें, और तो हमने सोचा क्यों नहीं, इसमें पार्टिसिपेट करना बनता है, एक अच्छे काम के लिए है। तो हमारे पास उसका मैसेज आया, हमने उसको रजिस्टर किया, और जब रजिस्टर किया उसमें तो उनके पास एक वीक बाद में ईमेल आया कि आप आए हमारे पास और हम आपसे बात करना पसंद करेंगे। और उनके पास गए, वहां पे एक स्क्रीनिंग हुई विच वाज फॉर लाइक 2 to 3 hours। उसमें उनको हेल्दी इंडिविजुअल्स चाहिए थे, वॉलंटियर्स, और ये कहलाती है फेज 2। फेज 2 में 1000 हेल्दी वॉलंटियर्स चाहिए थे उन्हें, और उसमें से हम एक थे। तो क्या आपके सामने कोई ऐसी क्वालिफिकेशन का कोई क्राइटेरिया, कोई दायरा रखा गया था कि ये सारे पैरामीटर्स आपके अंदर हों तभी आप क्वालिफाई करते हैं आगे हमारे साथ शामिल होने के लिए? वो दायरा क्या था, वो भी दर्शकों के साथ साझा करें। तो नहीं थी कुछ, वो एक हेल्दी इंडिविजुअल चाहिए था कि उसमें आपका ब्लड प्रेशर, जो भी रिस्क फैक्टर्स हो सकता है, क्योंकि एक ये नई दवाई है। तो मान लीजिए आप हेल्दी नहीं हो तो आप पहले ही एक छोटा वीकनेस है, हो सकता है आप उसको दवाई, जो नया केमिकल दे रहे हैं, बॉडी उसके अगेंस्ट नहीं लड़ती। तो उनको केवल एक हेल्दी वॉलंटियर्स चाहिए थे और उसमें हमें सेलेक्ट किया, और उसमें हम भाग्यशाली मानते हैं कि हम फिट थे ऐसे काम के लिए। दीपक, कोरोना को लेकर एक घबराहट और एक डर ये अक्रॉस द ग्लोब हर कहीं, हर देश में है। वो डर लाजमी भी है क्योंकि लोगों की जान गई है। लेकिन जब आपको ये बताया गया कि आपको इस वैक्सीन के ट्रायल में जाना है, पहला दिल में जब आप वहां पहुंचे और जब आपको ये लगा कि हाँ अब मैं इसका हिस्सा बनने वाला हूं, क्या वो डर का फैक्टर, कोई छोटा सा हिस्सा आपके दिल में आया? किस तरह के सवाल आपके दिल में आए थे कि अब क्या होगा, किस तरह से आगे बढ़ेगा? कुछ इस बारे में बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे भी देश में हैं जो चाहते हैं आगे बढ़ें। तो आपकी कहानी से कहीं बहुत मोटिवेट होंगे और सीख भी मिलेगी। राजीव, आपने बिल्कुल सही बोला कि डर लाजमी है, क्योंकि कोरोना से अपन ने देखा है कि व्यक्तिगत नुकसान, इकोनॉमिकल नुकसान, सभी नुकसान देखें। और जब एक दिन पहले हमको जाना था, एक डर था। डर सबसे बड़ा यह था कि घर से बहुत दूर हैं, और माँ, बहन, भाई सब जयपुर में हैं, हम इधर इतने दूर हैं। मान लो कुछ हो जाए तो क्या करेंगे? केवल एक ये डर था, बाकी तो सोच समझ के ही डिसीजन लिया था, क्योंकि एक सेफ्टी एस्पेक्ट उसके पढ़ लिए थे। ट्रायल एक बहुत वेल प्लान ट्रायल थी, तो उसमें देख लिया था कि कैसे क्या हो रहा है। मतलब उन्होंने हम लोग को वीडियोस दिखाए कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं,
वो सब पढ़ के एक सोच समझ के डिसीजन लिया था। डर था थोड़ा बहुत, ये नहीं बोलेंगे, और इवन 5 मिनट पहले भी वो यही पूछते हैं कि आर यू रेडी, आप वॉकआउट कर सकते हैं, लेकिन तब तक सोच चुके थे कि करना है ये। वो रिस्क फैक्टर्स क्या थे दीपक, जो आप रिस्क फैक्टर्स की बात कर रहे हैं वीडियोस में आपके सामने, वो रिस्क फैक्टर क्या रखे गए थे? रिस्क फैक्टर्स छोटे से बड़ा सब कुछ चलता है। आपको पता ही होगा कि क्लिनिकल ट्रायल्स में मोर्टेलिटी भी रिस्क फैक्टर है, ऑर्गन डैमेज भी रिस्क फैक्टर्स है, और एक छोटा फीवर भी रिस्क फैक्टर है। तो रिस्क फैक्टर्स तो कोई प्लान नहीं कर सकता, क्योंकि ये केमिकल है और बॉडी पे क्या एक्ट करेगा। लेकिन उसके लिए जो पहले फेज 1 में एनिमल स्टडीज होती हैं, वो रिस्क फैक्टर्स सेफ्टी को मेजर करती है। जी, और मैं अगर बात करूं देहदान की बात, इसको हम देहदान की तरह से देख सकते हैं कि खुद को उपलब्ध कराना एक ऐसी चीज के लिए जो दुनिया के लिए भले के लिए इस्तेमाल हो रही हो, वो स्टेप किसी भी तरह का रिजल्ट दें, लेकिन वो वैक्सीन की रिसर्च में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं। जब आपको ये वैक्सीन का शॉट दिया गया और ये सेलेक्ट होने के बाद आपने खुद में क्या क्या परिवर्तन देखे? क्या किसी तरह का बुखार आया, उल्टी आई, या कोई और बॉडी ने रिएक्ट किया? क्योंकि शायद इन्हीं चीजों को चेक करने के लिए, जांचने के लिए आपको सेलेक्ट किया गया था। बिल्कुल, पहला एक, जब भी कोई वैक्सीन लेते हैं तो एक इमीडिएट इफेक्ट आता ही है, क्योंकि ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, हाथ में दिया गया था। तो सबसे पहले तो एक हाथ में थोड़ा सा पेन हो गई शाम तक, और शाम तक थोड़ी हरारत थी, थोड़ा सा बुखार था, लेकिन इतना बड़ा नहीं था कि जो नोटिस कर सकें। और बाकी आज 67th डे है, अभी तक कोई बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, अपना नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, साइकिलिंग करने बाहर जाते हैं, और ऐसा कोई लिमिटेशंस, रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। और इसके बाद आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट या ऑक्सफोर्ड की तरफ से आपके और डाटास कलेक्ट किए गए होंगे कि आपकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है, वो तमाम पैरामीटर्स होंगे, क्या क्या जांचा गया आपका, और उसके बाद के कोई स्टेप हुए तो वो भी इसी जवाब में इंक्लूड करें। बिल्कुल हुए, और ये हमारा फर्ज था कि जो साइंटिस्ट इतनी बड़ी रिसर्च कर रहे हैं उनको एक डेली फीडबैक दें। तो हमको एक ई डायरी भरने को दी गई थी, तो हम वो रोज शाम को भरते थे। उसमें मल्टीपल फैक्टर्स थे कि बुखार है, आप कितनी बार घर से बाहर निकले हैं, या आपका लॉस एंड टेस्ट स्मेल है। तो एक उन्होंने रेटिंग ग्रेड दी हुई थी, तो वो फीडबैक देते रहते थे, जो कि महीने भर तक फीडबैक चला था। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो टीम है वो रेगुलर हमसे टच में। क्या आपसे यह भी कहा गया इस दौरान कि आपको क्या खाना है, किन चीजों से परहेज रखना है, और किस तरीके से आपको, जैसे आपने कहा साइकिलिंग कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, तो खाने के बारे में कोई रिस्ट्रिक्शन था आपका या नहीं था? राजीव भाई, हिंदुस्तानी आदमी को खाने पे परहेज कोई बोल ही नहीं सकता, तो वो यहाँ पे भी था, खा रहे हैं, और इसी कारण थोड़े मोटे हो रहे हैं। वैक्सीन का कोई असर नहीं इस पे। चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि आपने खुद को आगे बढ़ाकर, मैं इसे देहदान की परिभाषा में लाना चाहूंगा, दुनिया के भले के लिए आगे बढ़ना बहुत कम लोगों के जीवट में होता है। वो जीवट आपने दिखाया, राजस्थान और भारत की शान को बढ़ाया, और आप जैसे तमाम लोग बहुत जल्द दुनिया को एक ऐसी राह दिखाने में कामयाब होंगे जहां पर इलाज और वैक्सीन सामने होगी। बहुत शुक्रिया दीपक पालीवाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कहानी शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव।